नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुओं में प्रजनन तथा कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला ग्रुगलिंग। नर ऊँट प्रजनन काल में एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है जिसे ग्रुगलिंग कहा जाता है या गुल्ला कहा जाता है। अगला आ जाइए टेल कोकिंग। ऊँटनी गर्भधान का यानी ऊँटनी के अंदर जो गर्भधान यानी कि गर्भ परीक्षण जो किया जाता है, पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का जो परीक्षण होता है उसके लक्षण प्रकट करती है, तो उसे टेल कोकिंग कहा जाता है। अगला होता है गार्गलिंग। नर ऊँट का शीत ऋतु में जीभ से आवाज़ करना, इसमें होंठ मुंह में झाग पैदा करता है जिसे फ्रोथिंग कहा जाता है और उस क्रिया को यानी उसको गार्गलिंग कहा जाता है। अगला देखिए वेंडरिंग। मादा ऊँट का ऋतुकाल में आवाज़ करना, जबकि नर कर रहा था तो ग्रुगलिंग, जबकि मादा ऊँट ऋतुकाल में आवाज़ करती है तो उसे वेंडरिंग कहा जाता है। एक होता है एनिस्ट्रस, पशु का मद में नहीं आना। इसका कारण विटामिन ई की कमी, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का कम स्त्राव भी इसका कारण हो सकता है। इसके बाद अगला देखिए साइलेंट हीट। जब पशु मद के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करती है उसे साइलेंट हीट, और साइलेंट हीट मुख्यतः भैंसों में दर्शाई जाती है और भैंसों में भी कब, मध्य रात्रि के समय। तो ये आपको याद रखनी है, भैंसों में मध्य रात्रि के समय साइलेंट हीट भैंसों का सबसे प्रमुख लक्षण है। अगला देखिए निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया होता है पशु का अत्यधिक ताव में आना, यानी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का अधिक स्त्रावित होना, उसके कारण निम्फोमेनिया की स्थिति आती है। अगला आता है मध्य चक्र। दो मध्य कालों के मध्य की दूरी कहलाती है, मध्य चक्र कहलाती है। जैसे गाय के अंदर 21 दिन होती है, भेड़ में 16 से 17 दिन होती है, यानी दो मध्य कालों के, एक बार पशु आज मध्य में आया, अगली बार कब आएगा, इन दोनों के बीच वाले समय को मध्य चक्र कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, समान गुण वाले पशु को 4 से 6 वंशों तक मिलाने को क्या कहा जाता है। आपसे कह रहे हैं समान गुण वाले, तो समान गुण वाले जो 4 से 6 वंशों को जब मिलाते हैं तो इनको कहा जाता है इनब्रीडिंग, यानी ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। असमान गुण वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं की एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है। वो आपसे कह रहा है असमान गुण वाले यानी 6 पीढ़ियों से ऊपर वाले, तो आंसर राइट हो जाएगा आउट क्रॉसिंग, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन क्रॉसिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्लॉज ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग। तो याद रखना पशुओं की विभिन्न नस्लों को, जैसे माना मुर्रा को सूरती से मिलाया तो मेसाना, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, यानी ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं चौथा प्रश्न, दो नस्लों को एक के बाद एक करके मिलाना, यानी दो नस्लें एक के बाद एक क्रॉस कराने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉसिंग बोला जाता है। अगला, 3 नस्लों को चक्र में यानी रोटेशन में क्रॉस कराने की विधि क्या कहलाएगी। क्रिस क्रॉसिंग कहलाएगी, ट्रिपल क्रॉसिंग कहलाएगी, बैक क्रॉसिंग कहलाएगी या इनब्रीडिंग कहलाएगी। तो याद रखना इसको कहा जाता है 3, वो कह रहे हैं 3 नस्लों के चक्र को, यानी कि ट्रिपल क्रॉसिंग कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक क्रॉस नस्ल को पिछले एक शुद्ध पूर्वज से करा रहे क्रॉस तो क्या कहलाएगा। देखो क्रिस क्रॉसिंग तो कहलाता है कि नस्लों का एकांतर क्रम में जब आप क्रॉस कराते हो तो क्रिस क्रॉसिंग, 3 नस्लों का एक साथ क्रॉस करा रहे हो तो ट्रिपल क्रॉसिंग। इनब्रीडिंग, जब आप नर और मादा का सहवास करा रहे हो और दोनों 6 पीढ़ी के अंदर हो या समान गुण में हो तो उसको इनब्रीडिंग कहेंगे, लेकिन यहां पे आंसर राइट हो जाएगा बैक क्रॉसिंग, आंसर राइट हो जाएगा। पशुओं में प्रजनन होता है, कृत्रिम होता है, प्राकृतिक होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो पशुओं में जो प्रजनन होता है वो तीनों ही प्रकार का होता है, कृत्रिम भी होता है, प्राकृतिक भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसी में 8वां प्रश्न देखिए, प्रथम क्लोन डोली किसमें बनाई गई। भेड़ में, गाय में, भैंस में, बकरी में। तो ये बनाई गई भेड़ में। 9वां प्रश्न देखिए, भेड़ की नस्ल डोली किसके द्वारा उत्पन्न की गई। विलियम गोड, विल्मुट, रिम्पू और संपत कुमार। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा इयान विल्मुट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, गाय भैंस में ओवेरियन चक्र कितने दिनों का होता है, यानी कि वो पूछ रहा है कि गाय भैंस में स्ट्रेस जो साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है। 16 से 17 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 21 से 25 दिन। तो इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा बी वाला।
11वां प्रश्न देखिए, भेड़ों में प्रजनन मुख्यतः पाया जाता है वातावरण के आधार पर, उम्र पर, ऋतु के आधार पर, शरीर भार के आधार पर। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऋतु के आधार पर, क्योंकि भेड़ ऋतु के आधार पर ही मद में आती है। 12वां प्रश्न देखिए, ऊंट में ऋतुकाल गर्मी में आने को क्या कहते हैं? पालिया में आना, गोला, ऋतुकाल गर्मी ताव में आना, या रट या मस्त। तो ऊंट जब ऋतुकाल में आता है तो उसको रट या मस्त के नाम से जाना जाता है, और ये रट या मस्त का जो समय होता है ये नवंबर से मार्च के अंदर होता है, और इस समय वो एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है जिसे अपन ग्रुगलिंग या गुल्ला के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऊंट में ऋतुकाल यानी गर्मी में आने का सबसे प्रमुख समय कौन सा है? नवंबर से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से जुलाई, पूरे वर्ष में कभी भी। तो आंसर राइट हो जाएगा नवंबर से मार्च में। 14वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पशु ऋतु के अनुसार बच्चा देता है? ऑप्शन में गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। तो आंसर राइट हो जाएगा अपना भेड़। भैंस के वीर्य के संरक्षण हेतु काम में लिया जाता है एल्कोहल, एसीटोन, साइट्रिक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आंसर राइट हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। देखो, अंडपीत फोस्फेट, अंडपीत साइट्रेट, सिट्रिक एसिड, पनीर जल, दुग्ध तनुकारक आदि प्रयोग किए जाते हैं वीर्य के, लेकिन इसके अनुसार साइट्रिक अम्ल प्रयोग किया जाएगा। भैंस में कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है? तो कृत्रिम योनि का तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। गाय के अंदर 42 रखा जाता है और भैंस के अंदर 39। तो इसके अंदर सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न है, गाय में कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है? तो गाय के अंदर रखेंगे 42, जबकि भैंस के अंदर रखा था 39। 18वां प्रश्न देखिए, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 7.2, 7.4, 7.2, 5.8 से 6.8। तो राइट आंसर राइट हो जाएगा 6.4 से 7.2। 19वां प्रश्न देखिए, कृत्रिम गर्भाधान में पशु के ठहरने की संभावना कितने प्रतिशत होती है? 35%, 55%, 58 से 75% या 100%। तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा 58 से 75%। 20वां प्रश्न देखिए, कार्पस ल्यूटियम का निकलना किसमें शुरू होता है? तो देखिए, पूर्व मध्यकाल यानी प्रोस्ट्रस में, स्ट्रस में, मेट स्ट्रस में या डाइस्ट्रस में। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो मेट स्ट्रस में, क्योंकि स्ट्रस काल में संभोग हो जाता है। संभोग हो जाने के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा और फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम का बनना शुरू होगा। अगर कार्पस ल्यूटियम का बनना शुरू होगा तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होना भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहली अवस्था प्रोस्ट्रस होती है, दूसरी स्ट्रस होती है, तीसरी मेट स्ट्रस होती है और चौथी डाइस्ट्रस होती है। तो इसके हिसाब से फाइनल उत्तर राइट ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन, डिंब जनन, स्पर्मियोजेनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। 22वें नंबर का प्रश्न देखिए, कृत्रिम गर्भाधान की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कृत्रिम गर्भाधान की सबसे सर्वोत्तम विधि है गुदा योनि मार्ग विधि, जिसे अपन रेक्टो वेजाइनल मेथड भी कहते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, भेड़ और बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? गुदा मार्ग विधि, योनि स्पेकुलम विधि, गुदा योनि मार्ग विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गुदा योनि मार्ग विधि था वो गाय भैंसों के अंदर प्रयोग किया गया था, और यहाँ पे भेड़ बकरियों के अंदर प्रयोग किया जाता है योनि स्पेकुलम विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 24वें नंबर का, निम्न में से वीर्य तनुकारक है? अंडपीत साइट्रेट, अंडपीत फोस्फेट, सिट्रिक एसिड, पनीर जल, उपरोक्त सभी। तो आंसर राइट हो जाएगा एसी वाली कंडीशन में उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न देखिए, वीर्य एकत्रित करने की सबसे सर्वोत्तम विधि बतानी है आपको। प्राकृतिक संभोग के बाद सीधे वेजाइना से वीर्य प्राप्त करना है, एम्पुला की गुदा मार्ग से सर्विस मालिश करनी है, इलेक्ट्रो इजुकुलेशन विधि के द्वारा, और कृत्रिम योनि के द्वारा। तो आंसर राइट हो जाएगा कृत्रिम योनि, आर्टिफिशियल वेजाइना जो होती है ये वीर्य एकत्रित करने की सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है। 26वां प्रश्न देखिए, सांड किसी भी समूह का होता है 70%, 80%, 100% या 50%। तो सांड किसी भी समूह का 50% होता है। कौन सी गैस वीर्य को संग्रहण करने हेतु उपयुक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम और तरल नत्रजन। तो यहां पे आंसर आ जाएगा तरल नत्रजन। सांड को कितनी आयु तक प्रजनन हेतु काम लिया जाता है?
7 से 8 वर्ष तक, 4 से 5 वर्ष तक, 2.5 से 3 वर्ष तक, 10 से 11 वर्ष तक। तो आंसर राइट हो जाएगा 10 से 11 वर्ष तक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय सांड में वीर्य का आयतन कितना होता है? 1 ml, 3 ml, 10 ml और 5 ml। तो जो गाय का जो सांड होता है उसके वीर्य का आयतन होता है 5 ml। 30वां प्रश्न देखिए, बेड में प्रजनन उद्देश्य से एक नर बेड कितनी मादा बेड़ों हेतु उपयुक्त होता है? नर बेड बताना है कितने मादा बेड़ों के लिए उपयुक्त है, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा 30 से 40 आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रजनन उद्देश्य से एक बकरा कितनी बकरियों के लिए उचित होता है? 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60 और 80 से 100। देखिए अगर इसके अंदर ऑप्शन 40 से 50 आता तो वो राइट हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होने के कारण एग्जाम में 50 से 60 माना गया। अगला प्रश्न देखिए, गोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य किस स्थान पर छोड़ा जाता है? सर्विक्स में, गर्भाशय में, गुदा में और योनि में। तो गोड़ी में कृत्रिम गर्भाधान के समय छोड़ा जाता है गर्भाशय के अंदर। अगला देखिए 33वां प्रश्न, गाय में कृत्रिम गर्भाधान के समय वीर्य किस स्थान पर छोड़ा जाता है? सर्विक्स में, गर्भाशय में, गुदा में और योनि में। तो गाय के अंदर, गाय भैंस के अंदर छोड़ा जाता है सर्विक्स में, जबकि गोड़ी में छोड़ा गया था गर्भाशय के अंदर। 34 नंबर का प्रश्न देखिए, कृत्रिम प्रजनन द्वारा सांड के एक बार वीर्य से कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है? कृत्रिम प्रजनन के द्वारा, तो कृत्रिम प्रजनन के द्वारा एक बार में सांड जितना वीर्य स्रावित करता है उससे 10 गायों को गर्भित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, एक सांड प्राकृतिक प्रजनन द्वारा वर्ष भर में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? एक सांड प्राकृतिक विधि से एक वर्ष के अंदर 70 से 80 गायों को गर्भित कर सकता है। 36वां प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ सांड कृत्रिम प्रजनन से वर्ष भर में लगभग कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? तो आर्टिफिशियल मेथड से एक सांड वर्ष भर में जितना वीर्य स्रावित करता है उससे लगभग 2000 से 3000 गायों को गर्भित किया जा सकता है। 37वां प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस पशु में किया गया? घोड़ी में, कुतिया में, भैंस में और बकरी में। तो दुनिया में सबसे पहले जो किया गया था वो कुतिया में किया गया था। 1780 ईस्वी में स्पालानाजेनी नामक वैज्ञानिक के द्वारा, इटालियन वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम विश्व में किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? स्पालानाजेनी, संपत कुमार, स्वामीनाथन और पी भट्टाचार्य। तो आंसर राइट हो जाएगा स्पालानाजेनी। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान करने वाला वैज्ञानिक कौन है? स्पालानाजेनी, संपत कुमार, स्वामीनाथन और पी भट्टाचार्य। तो भारत में जो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया था वो किया था डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस वर्ष में किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1780 ईस्वी में, 1939, 1942, 1943। तो भारत में सबसे पहले 1939 ईस्वी में डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन में 1939, 1942, 1943 और 1780। तो विश्व में 1780 में किया गया था। नर सांड से वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि को कितने कोण पर रखते हैं? नर सांड से जब अपन वीर्य एकत्रित करते हैं तो आर्टिफिशियल जो वेजाइना है उसको कितने कोण पर रखते हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री और 270 डिग्री। तो उसको रखते हैं 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। वीर्य एकत्रित करने की कृत्रिम योनि विधि में दाब कितना रखोगे? 55 से 65 mmHg, 45 से 55 mmHg, 35 से 45 mmHg, 15 से 25 mmHg। तो इसके अंदर रखा जाता है 45 से 55 mmHg दाब। अगला देखिए 44वें नंबर का प्रश्न है, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण हुए बिना जीवित या मृत बच्चे का पैदा होना क्या कहलाता है? गर्भपात, स्टिल बर्थ, प्रसव और शुष्क काल। तो आंसर राइट हो जाएगा गर्भपात। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का, मादा पशु के गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत बच्चे का पैदा होना क्या कहला रहा था? गर्भपात, स्टिल बर्थ, प्रसव और शुष्क काल। इसी वाली अवस्था को कहा जाता है स्टिल बर्थ। कष्ट में प्रसव कहलाता है डिस्टोकिया, यूटोकिया, गर्भपात, स्टिल बर्थ। तो कष्ट में जो प्रसव होता है उसे डिस्टोकिया कहा जाता है। साधारण प्रसव क्या कहलाता है? डिस्टोकिया, यूटोकिया, गर्भपात और स्टिल बर्थ। जो साधारण प्रसव होता है उसको यूटोकिया कहा जाता है। स्ट्रा के लोडिंग सिरे पर कौन सी सील लगती है?
जब सीमन स्ट्रा होती है उसके दो सील होती है, एक लेबोरेटरी सील होती है और एक फैक्ट्री सील होती है। तो स्ट्रा के जो लोडिंग सिरे पर कौन सी सील होगी, लेबोरेटरी, फैक्ट्री, ऑफिशियल सील या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर राइट हो जाएगा, स्ट्रा के लोडिंग सियर पर फैक्ट्री सील होती है। सुअर में संभोग की क्रिया कितने समय की होती है, 10 से 30 सेकंड की, 40 मिनट की, 3 से 8 मिनट की, 8 से 10 मिनट की। तो सुअर में संभोग की जो क्रिया होती है वो लगभग 3 से 8 मिनट की होती है। मादा पशु का परिपक्व अवस्था के बाद भी लंबे समय तक मद में नहीं आना क्या कहलाता है, रिपीट ब्रीडर, एनिस्टस, इनफर्टिलिटी। देखिए, मादा पशु का परिपक्व अवस्था के बाद भी लंबे समय तक मद में नहीं आना कहलाता है, इनफर्टिलिटी कहलाता है। देखो, अगर मादा पशु मद में आ रहा है लेकिन अगर आप उसे 5 से 10 बार भी अगर उसका संभोग करा देते हो और फिर भी वो गर्भवती नहीं हो रही है तो उसको कहा जाएगा रिपीट ब्रीडर। तो यहां पे आंसर इसका राइट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वीर्य में भूरेपन का क्या कारण है, फ्लेविन, रक्त पिगमेंट, गोबर की उपस्थिति के कारण, प्रजनन अंगों में ताजी चोट के कारण। तो वीर्य का भूरापन होता है रक्त पिगमेंट के कारण। 52वां प्रश्न देखिए, वीर्य में पीले रंग का क्या कारण है, फ्लेविन, रक्त पिगमेंट, गोबर की उपस्थिति के कारण, प्रजनन अंगों में ताजी चोट के कारण। तो जो यहाँ वीर्य का पीला रंग होता है वो फ्लेविन के कारण होता है, भूरा रंग होता है वो रक्त पिगमेंट के कारण होता है। 53वां प्रश्न देखिए, बेसा सांड में वीर्य का आयतन कितना होता है, 14 ml, 3 ml, 70 ml, 5 ml। तो आंसर राइट हो जाएगा 3 ml। वीर्य के मूल्यांकन में वीर्य सबसे अच्छे रंग का दिखता है तो कौन से रंग का, मिल्की रंग का, क्रीमी रंग का, वाइटरी रंग का या थिकी क्रीमी रंग का। तो थिकी क्रीमी रंग का दिखता है। घोड़े में वीर्य का आयतन कितना होता है, 40 ml, 100 ml, 70 ml, 10 ml। आंसर राइट हो जाएगा 70। अगला प्रश्न है अपना, सुअर में वीर्य का आयतन कितना होता है, 250 ml, 150 ml, 100 ml, 115 ml। तो आंसर राइट हो जाएगा 250 ml। अच्छा वीर्य दिखने में कैसा होता है, दही की भांति, कांच की तरह पारदर्शी, धुंधला, इनमें से कोई नहीं। तो जो अच्छा वीर्य होता है वो दिखने में धुंधला जैसा होता है। अगला प्रश्न है, मेंढा व बकरा में वीर्य का आयतन कितना होता है, 10 ml, 1 ml, 4 ml और 70 ml। तो जो मेंढा और बकरा होता है उसके वीर्य का आयतन होता है 1 ml। इसके बाद 59 नंबर का प्रश्न देखिए, ये 59 नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सीमन में लहरों की गति बहुत तेज, लहरें ऊपर उठती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, इसमें स्पर्म की गतिशीलता कितनी होगी। जब आपको सूक्ष्मदर्शी से आप देख रहे हो तो सीमन में लहरों की गति बहुत तेज है, लहरें ऊपर उठती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई देखेगी तो स्पर्म की गतिशीलता क्या होगी, 100% शुक्राणु का जीवित होना, 70 से 80% शुक्राणु का जीवित होना, 40% शुक्राणु का जीवित होना या सभी शुक्राणु मृत होना। तो आंसर राइट हो जाएगा ए वाला। किस ग्रेड का सीमन कृत्रिम गर्भाधान हेतु काम में लिया जाता है, 0 ग्रेड, 2 ग्रेड, 1 ग्रेड और 3 ग्रेड से अधिक। तो आंसर राइट हो जाएगा 3 ग्रेड से अधिक। एक सप्ताह में सांड का वीर्य कितनी बार कृत्रिम रूप से लेना चाहिए, 1 बार, 3 बार, 2 बार और 5 बार। तो एक सप्ताह में 2 बार वीर्य एकत्रित करना चाहिए। तो याद रखना है एक सप्ताह में ओनली 2 बार, और वीर्य हमेशा सुबह जल्दी एकत्रित करना चाहिए। किस पशु के वीर्य में प्रति ml शुक्राणु की सांद्रता सर्वाधिक होती है, घोड़ा, बकरा, सुअर और सांड। तो प्रति ml जो शुक्राणु की सांद्रता होती है वो सबसे ज्यादा बकरे के अंदर होती है। मद का सिंक्रोनाइजेशन साधारण किस पशु का किया जाता है। तो देखिए, अगर बेड ऑप्शन में नहीं हो तो गाय आंसर राइट हो जाएगा। कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने हेतु नर बछड़े का चयन किस उम्र में उसको पालना चाहिए, 18 माह में, 13 माह में, 24 माह में, 36 माह में। तो उसको पालना चाहिए 18 माह में। अगला प्रश्न देखिए, वीर्य में मृत स्पर्म की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 से 40%, 15 से 20%, 60 से 70%, 5 से 10%। आंसर राइट हो जाएगा 15 से 20%। कृत्रिम गर्भाधान में सबसे पहले फ्रोजन सीमन का प्रयोग किस वर्ष में किया गया, 1948, 1951, 1953 और 1961। तो सर्वप्रथम जो फ्रोजन सीमन का प्रयोग किया गया था 1951 में किया गया था। गाय सांड के वीर्य में कृत्रिम गर्भाधान हेतु फ्रोजन सीमन में शुक्राणु की सांद्रता होती है, शुक्राणु की सांद्रता कितनी होती है, 10 से 15 मिलियन, 20 से 30 मिलियन, 60 से 80 मिलियन, 80 से 100 मिलियन। आंसर राइट हो जाएगा 20 से 30 मिलियन।
कृत्रिम योनि का उपयोग वीर्य इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले किस पशु में किया गया था? घोड़े के अंदर, कुत्ते में, सूअर में और सांड में। तो कृत्रिम योनि से जो वीर्य एकत्रित करने का जो कार्य था वो सबसे पहले घोड़े के अंदर किया गया था, तो ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। वीर्य में स्पर्म का किस प्रकार का चलन होता है? प्रोग्रेसिव, रोटेरी, ओसिलेटरी, उपरोक्त सभी। आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का, कृत्रिम योनि पर इंसुलेटिक बैग क्यों लगाते हैं? सीमन गिर नहीं जावे, सीमन में संक्रमण नहीं हो जावे, तापमान शोक से सीमन को बचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो याद रखना तापमान शोक से सीमन को बचाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का, अंडा गर्भनाल में कितने समय तक जिंदा रहता है? 72 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे। तो आंसर राइट हो जाएगा 48 घंटे तक जिंदा रहता है। सीमन कलेक्शन के बाद कृत्रिम वेजाइना को पानी में रखते तो पानी का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर राइट हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रो इजुकुलेशन विधि में कितने वोल्ट का करंट दिया जाता है? 15 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 5 वोल्ट का और 50 वोल्ट का। तो 5 वोल्ट का, 0 से 5 वोल्ट का करंट दिया जाता है। गाय में कृत्रिम गर्भाधान करते समय वल्वा के होठों का रंग कैसा होना चाहिए? तो कृत्रिम गर्भाधान के समय जो होठों का रंग होता है वो गहरा गुलाबी होना चाहिए, यानी बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। गाय में कृत्रिम गर्भाधान का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मध्यकाल के बीच का समय, मध्यकाल के प्रारंभिक समय, मध्यकाल के अंतिम समय और मध्यकाल के तीसरे दिन। तो गाय के अंदर होता है मध्यकाल के अंतिम, क्योंकि गाय देखो 12 से 24 घंटे तक मध्य में रहती है, तो आप इसमें करते हो 18 घंटे पर करते हो। तो देखो पहला 6 घंटे, दूसरा 6 घंटे और तीसरा 6 घंटे, ऐसे आप 8 या 24 जोड़ सकते हो। तो लगभग 8 दूसरे 16 पर कर रहे हो, तो आप ये अंतिम अवस्था। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर का, पेश में कृत्रिम गर्भाधान का अच्छा समय मध्यकाल के बीच का समय, मध्यकाल के तीसरे दिन, मध्यकाल के प्रारंभिक समय और मध्यकाल के अंतिम समय। तो यहाँ पे मध्यकाल का अंतिम समय बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप अगला देखिए 78 नंबर का, तरल नत्रजन का तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री फ़ारेनहाइट, -212 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और -195 एंड 8 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ऐसे जब आपको तापमान देते तो तरल नत्रजन का तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। तरल नत्रजन का उबाल बिंदु कितना होता है? तो उससे थोड़ा 2 कम होता है, यानी कि 195.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बकरे व मेंढे में कृत्रिम वेजाइना की लंबाई होती है तो 25 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर। आंसर राइट हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। कृत्रिम गर्भाधान के समय किस सील को काटा जाता है? लेबोरेटरी सील, फैक्ट्री, 1 और 2 दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय काटा जाता है लेबोरेटरी सील को। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए? तो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 15 मिनट के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, डोली बेड का जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1996, 5 जून 1996, 5 जुलाई 1997, 14 फरवरी 2003। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 जुलाई 1996। कृत्रिम गर्भाधान के उपकरणों में से नहीं है जार, एआई गन, थर्मामीटर और वीर्य। तो इनमें से वीर्य नहीं है, तो 84 का आंसर डी हो जाएगा। अगला 85 नंबर में देखिए, निम्न में से किस प्रकार का क्रायोकेन जार चिकित्सालय एवं उपकेंद्रों में पाया जाता है? पोर्टेबल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेबल, उपरोक्त सभी। तो आंसर राइट हो जाएगा पोर्टेबल। कृत्रिम गर्भाधान में काम आने वाली शीट की लंबाई होती है 400 mm, 443 mm, 437 mm, 450 mm। आंसर राइट हो जाएगा 443 mm। कृत्रिम गर्भाधान गन की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बैरल एवं प्लंजर ओस्टिनिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ओरिंग टेफलिन की बनी होती है, सीट पीवीसी पदार्थ की बनी होती है, उपरोक्त सभी। आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला देखिए, नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए प्रजनन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कृत्रिम, प्राकृतिक, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, उपरोक्त सभी। तो जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है उसके लिए सबसे अच्छी हो जाएगी कृत्रिम, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कृत्रिम गर्भाधान के सभी प्रश्न हल करने के पश्चात कुछ और भी प्रश्न है जो अपन को पढ़ने हैं। जैसे एक होता है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, एक होता है हीमोसाइटोमीटर, जैसे आपने पढ़ा होगा दूध में वसा ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। एक हीमोसाइटोमीटर होता है जिसके द्वारा शुक्राणुओं की सांद्रता का पता लगाया जाता है।
यानी 1 ml वीर्य के अंदर कितने शुक्राणु हैं उसकी सांद्रता का पता लगाया जाता है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक और चीज है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो वीर्य होता है तो वीर्य का पीएच मान कितना होता है। तो अगर आपसे कभी सांड का पूछे या फिर अगर गाय भैंस का जो सांड है उसका या फिर भेड़ और बकरे का बुल का पूछे, तो गाय भैंस का पूछे तो 6.7 होता है, जबकि भेड़ और बकरे का जो पूछा जाता है तो इसका होता है लगभग 7 होता है, यानी उदासीन पीएच मान होता है। इसके अलावा एक दो प्रश्न और होते हैं कि वीर्य का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, यानी इसकी सांद्रता कितनी होती है वीर्य की। तो वीर्य की सांद्रता होती है 0.3 से लेकर 2.5 मिलियन होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि वीर्य की सांद्रता कितनी होती है। अगला देखिए कि जिस वीर्य के अंदर 40 से 60% से अधिक शुक्राणु तेजी से चलते हैं, जिस वीर्य के अंदर जब शुक्राणु का परीक्षण किया जाता है और जिस वीर्य के अंदर शुक्राणु की गतिशीलता जो होती है वो 40 से 60% से अधिक होती है, उसी वीर्य को अपन कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनके बारे में अपन ने बात करी।